नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और बात करेंगे फिटनेस की। और जब फिटनेस की बात की जाती तो दवाइयों से इतर थोड़ी बात कर लेते हैं। जोड़ों का दर्द, क्षतिग्रस्त हड्डी, मांसपेशियों से जुड़ी हुई समस्याओं का हल मरीज की हालत देखकर सर्जरी और दवाओं की मदद से किया जाता है। इसके साथ ही चिकित्सक ऐसी कई परेशानियों में फिजियोथेरेपी की मदद भी लेते हैं। जी हाँ, फिजियोथेरेपी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल दुनिया में फिजियोथेरेपी डे मनाया जाता है। फिजियोथेरेपी चिकित्सा विज्ञान की एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें गंभीर रोगों का उपचार आसानी से कर दिया जाता है। फिजियोथेरेपी के जरिए क्षतिग्रस्त जोड़, जैसा कि मैं शुरुआत में बात कर चुकी, मांसपेशियों की अकड़न को ठीक कर दोबारा यथास्थिति यानी दोबारा उसी स्थिति में लाने की कोशिश की जाती है। बता दें कि समय के साथ फिजियोथेरेपी चिकित्सक द्वारा कराई जाने वाली ये एक्सरसाइज के अलावा इसमें तरह तरह की आधुनिक मशीनों और तकनीकों का उपयोग भी किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं कि ये शुरुआत कब हुई, 8 सितंबर, और कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, क्या है थीम वगैरह वगैरह तमाम बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल देखते हैं खूबसूरत सी प्रस्तुति। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन लोगों को शारीरिक तौर पर स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करता है। इस दिन चिकित्सा क्षेत्र में फिजियो के योगदान के लिए दुनिया भर के फिजियोथेरेपिस्ट को धन्यवाद किया जाता है। फिजियोथेरेपी का भौतिक चिकित्सा लोगों को दर्द, चोट, विकार और अन्य परेशानियों से लड़ने में मदद कर सकती है। फिजियोथेरेपी में सामान्य व्यायाम शामिल नहीं है जो घर पर किए जा सकते हैं। इसे फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से किया जाता है। फिजियोथेरेपी आपको अधिक मजबूत और लचीली बनने में मदद करती है। यही कारण है कि साल 1996 में वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी को 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी दिवस के रूप में नामित किया गया था। इसकी स्थापना 1951 को WCPT द्वारा की गई। ये दिन वैश्विक भौतिक चिकित्सा समुदाय की एकता और एकजुटता को दर्शाता है। ये दिन फिजियोथेरेपिस्ट के काम को पहचानने और उन्हें सराहने के लिए मनाया जाता है। किसी को एक्सीडेंट या खेल के दौरान अगर गंभीर चोट लगी हो या फिर कोई पैरालिसिस का मरीज हो तो इलाज के बाद उनकी बॉडी के कई पार्ट्स को एक्टिव बनाने में फिजियोथेरेपी की मदद ली जाती है। आपने देखा होगा कि किसी भी खेल में एक ट्रेनर की तरह ही टीम के साथ उसके फिजियो भी होते हैं और प्लेयर को शारीरिक रूप से फिट बनाते हैं। एक फिजियो के उत्साह और कड़ी मेहनत से ही खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। फिजियोथेरेपी का सही फायदा तभी मिलता है जब इसे प्रशिक्षित थेरेपिस्ट से करवाया जाए। ऐसा करने से आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। अनुभवी थेरेपिस्ट मरीज की शारीरिक स्थिति और रोग के उपचार की आवश्यकता के अनुसार ही थेरेपी करता है। इसमें कई चरण होते हैं जिसे पूरा करना भी जरूरी है। कई बार लोग प्रारंभिक राहत मिलने के बाद थेरेपी लेना बंद कर देते हैं। फिजियोथेरेपी यानी शरीर की मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों, नसों के दर्द या तकलीफ वाले हिस्से को वैज्ञानिक तरीके से आधुनिक मशीनों, एक्सरसाइज, मोबिलाइजेशन और टेपिंग के माध्यम से मरीज को आराम पहुंचाना है। फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं कि आज की जीवन शैली में हम लंबे समय तक अपनी शारीरिक प्रणालियों का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और जब शरीर में सहनशीलता नहीं रहती है तो वो तरह तरह की बीमारियों और दर्द की चपेट में आ जाता है। फिजियोथेरेपी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर दवाइयों पर निर्भरता कम करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। हिप्पोक्रेट्स और उसके बाद गैलेनस जैसे चिकित्सक शुरुआती शारीरिक चिकित्सकों में गिने जाते हैं। इन्होंने 460 ईस्वी पूर्व में ही मालिश, हाथों से किए जाने वाले उपचार एवं जल चिकित्सा का समर्थन किया। मैकेनिकल एवं ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर से लेकर जीवन शैली संबंधी बीमारियों में ये चिकित्सा पद्धति वरदान के रूप में है। तो देखा आपने
कि आज के समय में वाकई वरदान बनकर उभरी है फिजियोथेरेपी। अब कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि क्या है, ये तो बता दिया, लेकिन कैसे काम करती है और हर बार थीम जो डिसाइड की जाती है, तो इस बार की थीम क्या होगी, ये तमाम जानकारियां देने के लिए हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर तपस्या तोमर, जो कि शहर की जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट है और हमारे प्रदेश का नाम भी रोशन कर रही है क्योंकि तमाम उनकी उपलब्धियां हैं। चलिए परिचय ही करवा देते हैं। डायरेक्टर हीलिंग हैंड्स फिजियोथेरेपी सेंटर, मैं गलत नहीं हूं तपस्या जी? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और इसके अलावा ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एडिटर फिजियो संदेश मैगजीन, मैनी नेशनल अवार्डी, जी हाँ, कई राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिल चुके, यहाँ तक कि राज्यपाल से भी इनको जो पुरस्कार मिला है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं इन सभी उपलब्धियों के लिए। आप इसी तरह सबको स्वस्थ करती जाए और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जो दिमाग में अभी खलबली आई कि आखिर ये किस तरह से उपचार करते होंगे और थीम जो हर बार डिसाइड की जाती होगी, तो इसी से शुरू करते हैं कि थीम क्या है इस बार की। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि फिजियोथेरेपी जिस तरीके से लोगों की मदद कर रहा है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आपने पूछा क्रांति प्रिया जी कि इस बार की थीम क्या है, हर बार हम लोगों की थीम अलग होती है क्योंकि हम चाहते हैं कि हर विषय पे लोग जागरूक हों। तो इस बार जो हम लोगों की थीम है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस इस बार हमारी थीम है, तो बहुत सारे प्रदेश में जितने भी क्लिनिशियंस हैं वो सभी इस पे कैंप्स लगा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसे विषय पे हम लोग जानकारी दे रहे हैं जो हड्डियों से रिलेटेड होता है। तो इस बार की थीम जो हम लोगों ने निर्धारित की है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जी बिल्कुल। तो इस थीम को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, व्याख्या दे दें कि आखिर यही थीम क्यों चुनी गई होगी और थोड़ा सा विस्तृत जानकारी इस थीम से जुड़ी हुई। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर बार हम लोग नई थीम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट शरीर के सभी पार्ट्स को डील करते हैं। तो हम अगर बात करते हैं तो पहले कभी हमने स्ट्रोक भी थीम ली थी, जिसमें कि हम पैरालिसिस की बात करते हैं, अर्थराइटिस की बात करते हैं। तो इस बार जो है वो हम लोगों की जो थीम है वो की नेशनल लेवल पर डिसाइड होती है, वो रखी गई है ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि देखा जा रहा है कि मरीजों में हड्डियों को लेकर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिसको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उपचार तो हम तब लेंगे जब हम पहले जागरूक होंगे। तो इसीलिए इस बार, क्योंकि हम कोविड के बाद भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं जो हैं हड्डियों को लेकर ज़्यादा नज़र आ रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हमने कुछ ऐसे वीडियोस भी देखे जिसमें आप ट्रीटमेंट भी दे रही थी। तो तकरीबन 12 साल से भी ज़्यादा समय का अनुभव हो चुका है आपको और आप लोगों को फिट करती चली आ रही है। और मुझे एक सवाल ज़रूर पूछना बनता है कि 12 साल पहले की स्थिति, मतलब लोग जानते नहीं होंगे शायद, हम लोग भी इसलिए शायद जानते हैं क्योंकि मीडिया कर्मी हैं तो तमाम तरह की जानकारियाँ अर्जित कर लेते हैं। लेकिन अगर एक आम व्यक्ति के सोच की तरह ये सवाल रखूं, लोग जागरूक हैं इस शब्द को लेकर कि फिजियोथेरेपी, ऐसा तो नहीं लगता लोगों को लगता हो कि भाई क्या करना है, एक्सरसाइज ही तो करवानी है? बिल्कुल क्रांति प्रिया जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तब निश्चित तौर पे इतने जागरूक नहीं थे लोग, क्योंकि उनके मन में बड़े सारे सवाल होते थे, क्योंकि इतने अवेयरनेस की कमी थी। चाहे हम बोल सकते हैं कि मीडिया इतना ज़्यादा हम लोग नहीं स्प्रेड कर पाते थे मीडिया के माध्यम से, या फिर हम लोगों के कुछ ऐसे कम लोग थे जो कि हम लोग ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुँच पाते थे सेवाएँ देने में। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करती हूँ तो लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं। लोग सीधे फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं जब भी उन्हें कोई भी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मांसपेशियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई भी ऐसी समस्या जो उनको लगता है कि किसी और को इस समस्या से फायदा हुआ था, तो वो सीधे सीधे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं और निश्चित तौर पे उनको बहुत जल्दी इस चीज़ का आराम भी मिलता है। तो लोग जागरूक हो रहे हैं और मुझे लगता है, फिर भी मैं बोलूँगी, और भी जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर पता है कि जड़ से खत्म होना है जड़। हाँ, ये एक सवाल जरूर बनता है, क्या अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ जाते हैं तो बीमारी का जड़ से इलाज मिल पाएगा? देखिए, ये तो कोई भी नहीं कर सकता है, ईश्वर भी जड़ से कोई चीज़ खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जा रहे हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो ठीक हो जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं कि ठीक नहीं होती हैं, उनके साथ ही हमको डील करना पड़ता है जीवन पर्यंत। क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ कि मान लीजिए आपको कोई अनुवांशिक बीमारी होती है या पैरालिसिस होता है, तो वो आपको जीवन पर्यंत परेशान करता है, तो वो जड़ से कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, फिजियोथेरेपी के माध्यम से आप कई सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और अपने जीवन शैली को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन उसी के विपरीत कई सारी ऐसी परेशानी होती हैं जिसको आप जड़ से खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन ये तब मुमकिन होता है प्रिया क्रांति जी कि जब फिजियोथेरेपिस्ट की सारी बातों को निर्देश अनुसार मरीज मानता है।
आहा, बिल्कुल आपने ऐसा कहना चाहिए कि मेरा वाला सवाल है ना, अपने आंसर में ही दे दिया कि बात मानता है। तो कितनी बात मानता है ये जरूर सोचने वाली बात होगी। और अगर इनके मन में कोई सवाल उठ रहा है तपस्या जी, तो मुझे लगता है इनको बता देते हैं कि लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त आप, और फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो डॉक्टर तपस्या से अगर आपके मन में कोई सवाल है कि आपकी किसी बीमारी का इलाज उनके पास यानी कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास है या नहीं, जल्दी से नंबर नोट कर लीजिए 0755। ये तो हो गया हमारे भोपाल का कोड। एक बार फिर से बता देती हूँ 0755। अगर आप भोपाल से बाहर लगा रहे हैं तो ये कोड लगाइएगा डायल करने से पहले, और 24882228 ये नंबर रट लीजिए। तो जल्दी से नंबर लगाइएगा, और कॉलर कोई भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सवाल कोई भी रख सकते हैं डॉक्टर तपस्या से, लगातार हमारे साथ जुड़ी रहेंगे इस वक्त। तो जो बात अभी मैंने अधूरी छोड़ दी थी कि वाकई लोग मानते हैं आप जो सलाह देते होंगे कि एक ड्यूरेशन होना चाहिए। दरअसल देखिए, ये तो मिला जुला सा रिस्पॉन्स होता है। कुछ लोग मान लेते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं तो डेफिनेटली वापस से रिलैप्स हो जाती है चीज़ें। लेकिन हाँ, कई बार जब मैं देखती हूँ अपनी प्रैक्टिस में कि लोग आते हैं तो पहले तो पेशेंस उनमें बहुत कम होता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमको 1 हफ्ते जाना पड़ेगा, 10 दिन जाना पड़ेगा, 15 दिन जाना पड़ेगा, और कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसमें महीने भर भी जाना होता है। तो पेशेंस की कमी के कारण भी लोग 10 दिन तो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, जो भी हम बताते हैं रूटीन या जो भी हम प्रिकॉशंस बताते हैं। 10 दिन के बाद वो वापस से थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाते हैं। तो डेफिनेटली जो लोग मान रहे हैं उनके रिजल्ट्स बहुत साफ होते हैं कि बेहतर तरीके से वो लोग ठीक हो रहे हैं, और जो नहीं मानते हैं उनको दिक्कत तो आती है। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या सिर्फ उस एक्सरसाइज को करवाना है, उस मूवमेंट को देना है बॉडी के, या फिर इलाज का कोई अलग तरीका भी है जो डिफर बनाता है मुझे लगता है अन्य इलाज से? देखिए, सबसे पहले तो कोई दवाइयों को हम लोग नहीं देते हैं, बिना दवाई रहित यहाँ पे इलाज किया जाता है। और ऐसी बीमारियां जिसमें कि मांसपेशियों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जॉइंट यानी जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्नायु तंत्र का इन्वॉल्वमेंट होता है, इन सभी नसों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और इसके अलावा और भी ऐसी चीजें होती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इन सभी में अगर आप फिजियोथेरेपी लेते हैं तो बिना दवाइयों के जब हम इलाज करते हैं तो निश्चित सी बात है हमारे पास भी बहुत सी चीज़ों की लिमिटेशंस हो जाती हैं। लेकिन उन लिमिटेशंस को वो हम लिमिटेशंस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सारा इलाज हमारा उसी पे निर्भर होता है। व्यायाम होते हैं, वो जो व्यायाम होते हैं वो बहुत नॉर्मल व्यायाम नहीं होते, मैं आपको बताना चाहूंगी दर्शकों को, वो स्पेसिफिक व्यायाम होते हैं। क्योंकि हम जब एनालिसिस करते हैं पेशेंट को, हम देखते हैं कि उनको अगर मान लीजिए फ्रोजन शोल्डर है या उनको घुटनों में दर्द है, तो उनकी आसपास की कौन सी मांसपेशियां हैं जो कमजोर हो गई हैं, ऐसे कौन से जॉइंट हैं जिनमें दिक्कत आ रही है, तो वो जो व्यायाम रहते हैं वो स्पेसिफिकली उसी जॉइंट के लिए, उसी मांसपेशियों के लिए हम लोग वहां पे डिसाइड करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में डालते हैं। ये बात तो हो गई व्यायाम को लेकर। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रोथेरेपी की, तो जैसे पेन किलर लिया जाता है पेन को कम करने के लिए, तो हम क्योंकि दवाई रहित ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारे पास मोडालिटीज होती हैं जो कि हम उस पेन थेरेपी से काम करके, जो कि पेन गेट थ्योरी पे जो हमारा काम होता है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं और पेन पेशेंट का कम होने लगता है, इन्फ्लामेशन कम होता है, स्वेलिंग कम होता है, क्योंकि स्वेलिंग कम होगा तो पेशेंट का मूवमेंट भी बढ़ जाता है, पेन भी कम हो जाता है। तो ये मिला जुला दोनों का समावेश होता है जिससे हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। और अब तो और भी ज़्यादा नई नई चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं, टेक्निक्स बहुत सारी आ गई हैं इसमें। बिल्कुल, और जिस तरह से उपचार देने की आपने बात की, उपचार लेने वाले लोगों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो एक सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जो फिजियोथेरेपी की मदद ले सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि अभी क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि जाना किसको है, यानी कि मुझे जाना भी है फिजियोथेरेपिस्ट के पास कि नहीं जाना है। हाँ। तो मैं यहाँ पे साफ बहुत अच्छे से ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी समस्या जो कि मांसपेशियों से रिलेटेड है, या फिर आपको कोई भी जोड़ों से रिलेटेड है, या आपको नसों से रिलेटेड है, या कोई भी स्नायु तंत्र से रिलेटेड है, या कोई ऐसी मोबिलिटी जो आपकी रुक गई है, जो सामान्यतः आपकी जीवन शैली को रोक रही है, ऐसे तमाम जो चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं, तो ऐसी कोई भी परेशानी आती है तो आप निश्चित तौर पर अपने फिजियोथेरेपिस्ट, जो भी अनुभवी निजी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप उनके संपर्क में जाके उनसे मुलाकात करके अपना इन्वेस्टिगेशन करा के आप फिजियोथेरेपी का लाभ ले सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, देखिए कुछ मेरे सवाल शायद वैसे हो सकते हैं जो अभी इस वक्त दर्शक हमारे साथ अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देख रहे होंगे, तो उनके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि ये कह रही है कि सारे इलाज, मतलब लगभग सारे इलाज कह सकते हैं कि किए जा सकते हैं फिजियोथेरेपी की मदद से, तो क्या ब्रीदिंग प्रॉब्लम जिनको होती है, सांस लेने में जो समस्याएं होती हैं, क्या उसका संभव है इलाज?
डेफिनेटली संभव है। जी बिल्कुल प्रिया क्रांति जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हमने कोविड के समय में भी देखा था कि लोगों को सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हुई थी, लोगों को बहुत ज्यादा बलगम फंस गया था, लोगों को सैचुरेशन कम हो गया था। तो बहुत ही शानदार काम हुआ था जब फिजियोथेरेपिस्ट ने जाकर उन लोगों को फिजियोथेरेपी दी थी, क्योंकि उसमें हम लोग सक्शनिंग भी करते थे, उसमें हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी देते थे, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस कराते थे, जिससे कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं जो वीक हो रही होती हैं उनको वापस से ताकत मिलती है और सांस लेने में उनको प्रॉपर आसानी हो जाती है। और इसके अलावा टेक्निक्स होती हैं जो कि प्रॉपर ब्रीदिंग को सही कर देती हैं। स्पूटम यानी कि बलगम जो जमा होता है उसको निकालने में भी वो फायदा करती हैं। तो कोविड से हमने देखा कि बहुत ज्यादा इसका फायदा हुआ है। और डेफिनेटली जिसको भी श्वास संबंधी जो भी परेशानी है, चाहे वो अस्थमा हो सकता है, COPD हो सकता है, उन सभी में फिजियोथेरेपी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये तो हो गई इफेक्ट की बात। अब अगर हर इलाज के साथ एक प्लस और माइनस जुड़ा होता है, यानी कि फायदा भी पहुंचा सकता है कोई इलाज तो नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो क्या इसके माइनस पॉइंट है, यानी कि साइड इफेक्ट जिसको हम कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस शर्त ये है कि आप अपने अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो उपचार है वो बाहरी तौर पे हम लोग दे रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके शरीर के अंदर जा रही है, जो आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम को खराब कर रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, स्टिल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप रजिस्टर्ड अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो केसेस कभी नहीं बिगड़ते हैं। केसेस तभी बिगड़ते हैं जब आप ऐसे किसी के पास चले जाते हैं तो वो या तो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है या फिर रजिस्टर्ड नहीं है, जो भी हम कह सकते हैं। जी जी, तो चलिए, जैसा कि हमने दर्शकों को बता दिया था कि ये लाइव प्रोग्राम है, आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर तपस्या, आपसे सवाल रखेंगे वो। डिंडोरी से पाखी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है पाखी, सवाल रखिए जल्दी से। जी मैम, पाखी बोल रही हूँ मैं डिंडोरी से। मैम, सबसे पहले तो मैं खबर भारत को बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी, जिस तरीके से लगातार खबर भारत ये कार्यक्रम दिखाता है और लगातार इस तरीके के जो प्रोग्राम मैं चाहूंगी कि आवाज एक बार फिर से सवाल दोहराइए, शायद स्टूडियो तक आवाज आपकी आ नहीं पा रही है। जी मैम, 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरे जो पैर हैं वह उसके लिगामेंट्स खिंच गए थे, जिसके बाद से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर मैं बहुत देर तक खड़ी रहूं तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या फिर अगर मौसम बदलता है तो मौसम के बदलने से भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो क्या फिजियोथेरेपी से ये संभव है कि ये पूरी तरह से ठीक किया जा सके? मुझे ऐसा लगता है, मैं सवाल थोड़ा सा सुनने में सुन पाई हूँ थोड़ा बहुत, कि उनका एक एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद उनके पैर में शायद कोई प्रॉब्लम थी, क्या वो रिकवर हो सकती है? क्योंकि समय समय पर वो दर्द देता है पैर उनका, जो ज़्यादा देर तक खड़ा ही नहीं हो पाती होंगी, अगर कुछ ऐसा अंदाजा लगाएं। बिल्कुल, यहाँ पे जो हमारे साथ कॉलर जुड़े मैं उनको बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल फिजियोथेरेपी कारगर होता है। अगर फ्रैक्चर होता है उसके बाद में आप अगर इमीडिएटली फिजियोथेरेपी लेते हैं तो ये समस्या आपको आएगी ही नहीं। ये समस्या तभी आती है कि जब आपको एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया आपकी हड्डियों का, और उसके बाद में आपने उस पर ध्यान नहीं दिया या फिजियोथेरेपी आपने नहीं ली है, तब जाके ये सारी समस्या आगे जाके परेशान करती हैं। तो अगर हम इमीडिएटली लेते हैं, और आज भी मैं बोलूँगी अगर आपको परेशानी हो रही है तो अपने निजी फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर जाके मिलिए, निश्चित तौर पे आपको आराम मिलेगा। क्योंकि हड्डियों के टूटने के बाद में अगर ठीक अगर कोई कर सकता है तो वो फिजियोथेरेपिस्ट ही होते हैं। मतलब ये कि रिकवरी की जा सकती है, 100%। उस डैमेज शरीर के हिस्से की रिकवरी की जा सकती है 100%। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राचीन उपचार पद्धति भी होगी कोई, जिसमें नित्य बोलते ना, जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है और चूंकि हम आधुनिक युग में हैं और तकनीकी रूप से समृद्ध अब हम हो चुके हैं, तो नई नई टेक्निक बिल्कुल ऐड हुई होंगी। तो अभी आधुनिक उपचार की अगर बात करें कंपैरिजन तुलनात्मक रूप से, देखिए अगर मैं बात करती हूँ, पहले तो कोई भी पद्धति हो, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, कोई भी पद्धति होती है, वो सब कुछ प्राचीन से ही चला आ रहा है। हम उसको नवाचार करते चले जाते हैं और नए नाम से उसको पेश कर देते हैं और उसमें नई नई आधुनिक चीज़ों को डाल देते हैं और उसको हम नया नाम दे देते हैं। तो फिजियोथेरेपी भी डेफिनेटली वही था। पहले प्राचीन काल की अगर मैं बात करती हूँ तो जब भी अकड़न हो जाती थी मांसपेशियों में, जोड़ों में, तो क्या किया जाता था कि कुछ एक्सरसाइजेस, यानी आपको शायद ध्यान होगा कि हम लोग हैंडपंप से पानी को करा करते थे, लाइक ठीक है, हम लोग कुएं से पानी निकाला करते थे। तो ये सारे के सारे एक्सरसाइजेस ही हुआ करती थी। तो
उसी को हम नवाचार में बोलें तो हम लोगों ने पुली को, हमने शोल्डर व्हील को उसको देखकर उत्पत्ति करी कि इसको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट में लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोग कपिंग थेरेपी की बात करते हैं, हम लोगों में की जाती, तो पहले के टाइम में बैम्बू के जो होते थे प्लांट्स होते थे, उसके जो स्टिक रहा करती थी उसको हम एज अ कप यूज किया करते जिसको थे, हम बांस बोल सकते हैं। बिल्कुल। और अब हम उसको कपिंग थेरेपी में हम लेकर आ गए। तो डेफिनेटली जो हमारा नवाचार होता है किसी भी थेरेपी का, वो प्राचीन से ही चला आ रहा होता है और हम बेटर होते चले जाते हैं। अब पता है आपको डॉक्टर तपस्या, हमारे दर्शकों के ना मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि ठीक है, मैं फिजियोथेरेपी लेना शुरू कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि मेरे शरीर को उसकी आदत पड़ जाए। ये तो मतलब मैं आपको बताऊंगी कि हम भी बहुत बार ये चीज़ को बहुत फेस करते हैं। जब पेशेंट आता है, बोलता है, हमसे बोलता है कितना टाइम लगेगा, तो हम उनको कई बार बोलते हैं 10 दिन लगेंगे, 1 हफ्ता लगेगा, 15। अरे तो फिर मैडम उसके बाद ऐसा ना हो कि हम इसके बिना रह ही ना पाए। तो मेरा सवाल उनसे ये होता है कि आप मुझे बताइए, जिस दिन आपका दर्द खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप कभी उस दर्द को याद करते हो क्या? कभी नहीं करते हैं। दुख एक बार चला जाता है ना, तो हम कभी उस दुख को याद नहीं करते हैं। तो जब दर्द खत्म हो गया तो उसके बाद में वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएगा ही नहीं। तो आदत तो पड़ने की बात ही नहीं है, क्योंकि एक बार ठीक हो गए, आप उस प्रॉब्लम से निजात पा लिया, तो बस आप भूल गए, तो इसकी कोई आदत नहीं पड़ती है। बिल्कुल सही बात है, ये मानकर चलें कि ये भ्रांति थी। तो दर्शकों को बता देते हैं कि क्रांति अब सारी भ्रांतियों पर बात करने वाली। तो ऐसी कौन सी और भ्रांतियां हैं जो आपको लगता है कि दिमाग से हटा देना है भाई, और समय रहते फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेना है? बिल्कुल, भ्रांतियां तो मैं आपको बताऊंगी बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें मुख्यतः अगर मैं बात करूं तो लोगों को सबसे पहला प्रश्न तो ये होता है कि आपने दवाई नहीं दी तो आप ठीक कैसे करोगे? मतलब बिना दवाई के एक सेट हो गया है कि बिना दवाई के आप ठीक कैसे करोगे। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। मैं बताना चाहूंगी कि बिना दवाइयों के ही हम ठीक करते हैं, और शायद इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो अपने बढ़ चढ़ के अपने काम का जो है वो सामने जन लोगों तक रख पा रहे हैं। दूसरी भ्रांति होती है, जैसे कि आपने पूछा था कि लोगों को आदत ना पड़ जाए, तो डेफिनेटली कोई आदत नहीं पड़ती है। एक बार दर्द खत्म हुआ, पेशेंट ठीक हुआ, वो वापस कभी मुड़ के नहीं देखता है, तो आदत की कोई बात ही नहीं होती है। तीसरी होती है कि लोगों को लगता है कि हमको वहां पे रोज जाना पड़ेगा ना, तो हमको रोज क्यों जाना है। उनको एक सबसे ज्यादा जो अड़चन होती है, परेशानी होती है, तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप जिस तरीके से घर पे 15 दिन की दवाइयाँ खाते हैं, वैसे ही ये भी दवाई है जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर लेना है, अपना इलाज कराना है। जो घर पे आप दवाई लेके इलाज करा रहे हो, वो आप वहां जाके इलाज कराओगे। और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि अगर मेरी मांसपेशियां या हड्डी टूट गई तो क्या होगा, तो हम लोग टूटी हुई चीज को ठीक करते हैं, यहाँ पे तोड़ने की कोई बात ही नहीं होती है। तो ये सारी भ्रांतियां हैं, और मुझे लगता है इसको साइड में रख के एक बार जरूर फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे तो सारी भ्रांतियों से आप निजात पाएंगे। बिल्कुल। तो एक और सवाल मेरा ये जुड़ता है, अब चूंकि भ्रांतियों पर बात कर रहे हैं तो भ्रांति से ही जुड़ा एक सवाल है कि जिम में जब जाते हैं वो एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं वो बॉडी का मूवमेंट यानी शरीर के साथ जो भी वो एक्सरसाइजेस जिस फॉर्म में वो कराते हैं, या योगा के आसन की हम बात करें, तीनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जब देखने पर आते हैं तो लगता है कि सेम ही तो चीज है, सेम ही तो है। जो हम जिम में जाकर वजन उठाते हैं, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट जो हेल्प के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं, देखिए तस्वीर में वीडियो चल रहा है इस वक्त जी। हाँ, लेकिन मैं बताना चाहूंगी जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ना, उनके जो कंधे हैं वो जाम हो चुके हैं, उसको खोलने के लिए हम लोग करवा रहे हैं। और वही बता, जब वो जिम में जाता है तो वो नॉर्मल फिटनेस के लिए जाता है, अपने जाम हुए कंधे को लेकर नहीं जाता है। यानी कि जाम हुआ कंधा जो है वो पेरीआर्थराइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, यानी कि एक बीमारी है, एक परेशानी है। उसको ठीक करवाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की सहारा लिया जाता है। लेकिन नॉर्मल फिटनेस के लिए आप जिम का सहारा लेते हैं, योगा का सहारा लेते हैं, जो आपको नॉर्मल फिटनेस देता है। लेकिन वहीं से कई बार ऐसा होता है कि जिम में हम लोग देखते हैं कि भारी वजन उठा लिया, स्लिप डिस्क हो जाती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है, बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं। तो उस दर्द को कम करने के लिए वो वापस जिम नहीं जाते हैं, वो उस समय सहारा लेते हैं फिजियोथेरेपिस्ट का। आपको पता है फोन नंबर भी हमने नोट करवा दिए थे दर्शकों को, हमारा मेल आईडी ऑलरेडी दर्शकों के पास है। एक मेल आया हमारे पास, एक सवाल आ गया जो इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे हैं, और सवाल कांकेर से आया, आपको बता दें छत्तीसगढ़ से। और वो लिख रहे हैं कि माइनर फ्रैक्चर हुआ था एक्सीडेंट में, लेकिन पेन अभी भी होता है, तो फ्रैक्चर में भी फिजियोथेरेपी हेल्प करेगी? 100%। क्या होता है मैं आपको बताना चाहती हूँ क्रांति प्रिया जी, कि जब भी फ्रैक्चर हो जाता है, प्लास्टर लग के हमने ठीक कर लिया, सब कुछ कर लिया, हम लोग को बहुत जल्दी काम पे जाना होता है, हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते हैं। क्योंकि वो जो आपने इतने टाइम तक, अपने 1.25 महीने तक, 40 डेज, जितने भी डेज माइनर फ्रैक्चर में 15 डेज 20 डेज जो भी उन्होंने
किया होगा, पीओपी किया होगा, तो उसके बाद आप खुद सोचिए ना कि वहाँ पे कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ है, मांसपेशियां बिल्कुल स्थिर हो गई थी, उनका कोई मूवमेंट नहीं था, तो वो वीक हो गई हैं। अब उसको वापस ताकत लाने के लिए हमको कुछ तो सहारा लेना पड़ेगा, तो वो सहारा लेने के लिए, उस सही टेक्निक से अपने वापस मांसपेशियों को रिकवर करने के लिए, जॉइंट की मोबिलिटी लाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पे हम लैक हो जाते हैं। फ्रैक्चर हुआ, हमने एक बार प्लास्टर खुला, हमें को लगता है हम जल्दी से ऑफिस चले जाएं, काम पे चले जाएं और फिजियोथेरेपी हम छोड़ देते हैं। तो अगर आप सही समय पे फिजियोथेरेपी लेते हैं तो 100% आपका पेन भी जाता है और जो भी रेसिडुअल आपके बच जाते हैं वो सब ठीक हो जाता है। और तो फिर जब आपने पेन का जिक्र कर ही लिया है तो क्या मैं इस बात को दिमाग में बिठा सकती हूँ कि नो पेन नो गेन? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी करी है कि क्योंकि बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जिसमें हमें दर्द देकर उसका दर्द ठीक करना पड़ता है, जिसमें बहुत कॉमनली देखा जाता है ये फ्रोजन शोल्डर, जिसमें कंधे पूरी तरीके से जाम हो जाते हैं, जिसे हम लोग पेरी अर्थराइटिस शोल्डर भी बोलते हैं। अब जब हमारे पास पेशेंट आता है स्पेशली, तो वो ये बोलता है कि मैडम हाथ हमारा नहीं ऊपर जा रहा है। हम बोलते हैं हम आपका हाथ तो ले जाएंगे लेकिन पेन कम नहीं कर पाएंगे इस सिचुएशन में, कि तो फिर हम आपके पास आए क्यों हैं। मैं उनको यही समझाती हूँ कि जब अगर हमारा जॉइंट जैसे जैसे खुलता जाएगा, रेंज बढ़ता जाएगा, आप खुद सोचो कि वो रेंज जैसे बढ़ेगा वैसे दर्द भी तो बढ़ेगा, क्योंकि वो जाम था, तो वो दर्द आपको सहना पड़ेगा। और एक बार जो फुल रेंज हमारे शोल्डर की आ जाती है, आपका पेन कम हो जाता है। इसीलिए जब फ्रोजन शोल्डर होता है तो पेशेंट खुद से कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि जहां उसने हाथ ऊपर किया, दर्द हुआ, वो वहीं रुक गया और इसकी वजह से कंधा और जाम होता चला जाता है। तो इसमें मैं बोलूंगी यस, नो पेन नो गेन। बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं उस सवाल पर जो शायद मेरे भी दिमाग में है जी, कि क्या एक निश्चित उम्र आयु सीमा है जब मैं फिजियोथेरेपी की हेल्प ले सकती हूँ? अगर मैं कहूँ कि बच्चों को के लिए फायदेमंद हो सकती है फिजियोथेरेपी, तो क्या जवाब होगा? देखिए, कोई उम्र है ही नहीं, क्योंकि जो भी व्यक्ति है, चाहे वो 0 ईयर का हो, चाहे वो 80 ईयर्स का हो, अगर उसे परेशानी है, मैं करेक्ट करूंगी, आपने 0 ईयर बोला, मतलब नवजात शिशु। बिल्कुल, नवजात, जो कि अनुवांशिक बीमारियों के साथ में कई बार पैदा होते हैं, जिनके कई बार पैर टेढ़े होते हैं, उनको भी हम लोग ठीक करते हैं। तो बच्चा जैसे पैदा होता है उस दिन से लेके जिस दिन तक उसके जीवन है, अगर उस बीच में कभी भी उसको कोई भी परेशानी आती है शारीरिक तौर पर, जो कि मांसपेशियों से, जोड़ों से, स्नायु तंत्र से, श्वास से, अनुवांशिक बीमारियों से, ब्लड डिसऑर्डर कई सारे होते हैं, तो उन सभी में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि उम्र की कोई सीमा नहीं है, मतलब बच्चे भी ले सकते हैं। अब आपने बोली दिया 0 से लेकर, क्योंकि आप ये सोचिए ना, ये इलाज है, ये कोई वो नहीं है कि जिसमें हम सोचेंगे कि हम लेंगे तो उससे नुकसान या फायदे। आप इलाज करवाने आ रहे हैं तो इलाज, यानी कि बीमारी तो नहीं होती, कभी भी बीमारी किसी को भी हो सकती है ना। यानी कि बुजुर्गों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है फिजियोथेरेपी? 100% हो सकती है, क्योंकि उनकी मोबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, खासतौर से एक समस्या ऑर्थराइटिस, घुटनों में दर्द वाली, इसीलिए मोबिलिटी कम हो जाती है। क्योंकि जैसे घुटने हमारे जाम होना शुरू हुए, दर्द हुआ, लोग चलना बंद कर देते हैं, बोलते हैं कि हम वॉक करते थे, अब हमने वॉक करना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे फिर उनकी सारी बॉडी की एक्टिविटीज बंद होने लगती हैं। अब एक्टिविटीज बंद होती हैं तो मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। तो नेचुरली सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो बुजुर्गों में अगर कोई भी परेशानी होती है तो वो इमीडिएटली अगर फिजियोथेरेपी लेते हैं तो उनका जो एक मोबिलिटी है बॉडी की, वो मेंटेन बनी रहती है। बिल्कुल सही बात है। हम एज ग्रुप की ही बात कर रहे हैं। दरअसल इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि क्या गर्भवती महिलाएं फिजियोथेरेपी की हेल्प ले सकती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि कई बार ना हम बहुत बाइफर्केट कर देते हैं कि बच्चे ले सकते हैं कि नहीं, बुजुर्ग ले सकते हैं कि नहीं, एडल्ट ले सकते हैं कि नहीं। फिर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आता है कि गर्भवती महिलाएं ले सकती हैं कि नहीं। 100% ले सकती है। और मैं आपको बताऊंगी इसके बहुत ही ट्रेमेंडस और चमत्कारी इसके परिणाम होते हैं, क्योंकि जब गर्भवती महिला होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं एंटीनेटल, और उसके बाद में जब वो बच्चा प्रसव के बाद की बात होती है तो उसे हम बोलते हैं पोस्टनेटल। तो जब महिला गर्भवती होती है तो मैं आपको बताऊंगी 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 1, 2 और 3, और उसमें कई सारी समस्याएं महिलाओं को होती हैं। जैसे कि उसमें महिलाओं को सूजन आ जाती है, कमर में दर्द होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। तो इन सभी में फिजियोथेरेपी बहुत काम करती है। और अगर उस दौरान में अगर कोई भी महिला लेती है फिजियोथेरेपी तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आफ्टर डिलीवरी, उन सब से भी हम बहुत
हद तक बच जाते हैं। तो डेफिनेटली गर्भवती महिलाएं भी ले सकती हैं, और मतलब बच्चा होने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि डायस्टेसिस रेक्टा है, वो बहुत कॉमनली महिलाओं में होता है और लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनको डायस्टेसिस रेक्टा है, जो कि आने वाले भविष्य में हर्निया का भी समस्या हो सकती है। तो उनको पता ही नहीं रहता है। तो उन सारी समस्याओं का अगर सही समय पे डायग्नोज करके ठीक करना है तो फिजियोथेरेपिस्ट सबसे अच्छा काम यहाँ पे करते हैं। बिल्कुल, हाँ, एक फंडा मुझे ऐसा लगता है इनका क्लियर कर देते हैं, और आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा बताते वक्त कि लाइलाज बीमारियों में फिजियोथेरेपी हेल्प नहीं कर सकती, क्या ये सही है? जैसे कैंसर। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले भी एक चीज़ बताई थी कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती हैं। मतलब वो मेडिकेशन क्या, मतलब कुछ भी ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आपके ब्रेन में ही कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस हो गए, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक नहीं कर सकते हो, या कोई ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं या ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जिनको आप ठीक नहीं कर सकते हो, जैसे कैंसर है, पार्किंसन है, हीमोफीलिया है, इन सबको अगर आप ठीक नहीं कर सकते हो तो आप उसको वैसे छोड़िए मत। मेरा सिर्फ ये मैसेज रहेगा आपको कि जो ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो मेंटेन करनी है, तो उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से मदद करते हैं। क्योंकि जो जो समस्याएं आपके उस पूरे उसमें आ रही हैं, परेशानी आ रही है आपको उस बीमारी में, उसको बखूबी समझते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके बाद में उसका इलाज भी आपको बताते हैं, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहे। बिल्कुल सही बात है। 3 सवाल जिसका मैं क्रम से आपसे जवाब लेने वाली हूँ। पहला, अभी जो बातचीत चल रही थी उसमें से एक सवाल निकल कर आता है, क्या स्वस्थ व्यक्ति भी फिजियोथेरेपी की हेल्प ले सकता है, यानी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकता है? दूसरा, जिन लोगों को 8 से 9 घंटे की जॉब है, सिटिंग जॉब है, वर्किंग वुमन की भी बात कर सकते हैं, वर्किंग पीपल की बात कर लेते हैं, उन कामकाजी लोगों के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। और तीसरा ये हो गए स्वस्थ और माइग्रेन की प्रॉब्लम वाले लोग, क्योंकि ये ना एक दूसरे से जुड़े हुए सवाल है। जी बिल्कुल, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि जो स्वस्थ है, बिल्कुल डेफिनेटली ले सकता है, क्योंकि वो आज स्वस्थ है लेकिन कल अस्वस्थ भी हो सकता है। तो कई ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे घुटनों का दर्द है जो एज के साथ में आने शुरू हो जाता है, तो उसमें हम पहले से ही अगर फिजियोथेरेपिस्ट की मदद ले लेते हैं तो हम उस प्रॉब्लम को आने से बचा सकते हैं, क्योंकि वो जो एक्सरसाइजेस बताएंगे उसको अगर हम डेली दिनचर्या में लेकर आ जाते हैं तो हम बच सकते हैं। दूसरा होता है कि जब आप नॉर्मल, आपको लग रहा है कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपके पोस्चर्स खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से भविष्य में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आज ना हो। तो ऐसे में अगर आप अपना असेसमेंट कराते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलते हैं, तो आपका पूरे बॉडी का एनालिसिस करके आपको बता सकते हैं कि आपका पोस्चर खराब है, तो उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। दूसरा, जैसा आपका प्रश्न था कि हम बहुत लंबी सिटिंग पे हम काम करते हैं, और आजकल तो वर्क फ्रॉम होम एक बहुत बड़ा ट्रेंड भी हो गया है, जिसमें हम लोग बैठे रहते हैं घंटों स्क्रीन के सामने। तो अगेन उसमें फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इसमें मोबिलिटी भी कम हो रही है, पोस्चर खराब हो रहा है, जिसकी वजह से सर्वाइकल पेन, बैक पेन बहुत कॉमनली हमको देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप फिजियोथेरेपिस्ट की जरूर मदद लीजिएगा और आपको निश्चित तौर पे से आराम मिलेगा। बिल्कुल। आखिरी में आपने माइग्रेन का पूछा था, तो उसमें भी बिल्कुल बहुत कारगर इलाज है इसमें। कैसे? देखिए, कई सारी ऐसी आधुनिक मशीनें हैं और ऐसी टेक्निक हैं जिसके हम लोग PEMF है जो कि पल्स मैग्नेटिक पे काम करता है, उससे हम लोग माइग्रेन का बहुत अच्छे, मैंने खुद ने कई सारे पेशेंट्स को ठीक किया है, बहुत ट्रेमेंडस उसके रिजल्ट्स हैं। और इसके अलावा कापिंग भी होता है, जो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग एक्टिवेट करके और उस मसल को रिलीज करके हम लोग माइग्रेन के पेन को कई हद तक कम कर देते हैं। मतलब एक्यूप्रेशर को भी आप ऐड कर लेते हैं फिजियोथेरेपी में? देखिए, बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो मोटर पॉइंट पे ज्यादा काम करते हैं, हर मसल का एक मोटर पॉइंट होता है, तो हम लोग उस पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो जो हम लोग कपिंग की बात कर रहे हैं या ड्राई नीडलिंग बात करें, तो हम उन मोटर पॉइंट को एक्टिव करते हैं, तो कह सकते हैं लोग उसको, लेकिन हाँ टेक्निक्स तो अलग हैं ये। बिल्कुल। तो अब समय बिल्कुल बहुत तेजी से बढ़ गया जी, और इनको भी ये याद दिला देते हैं कि समय रहते फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना जरूरी है और समय रहते आपसे टिप्स लेना भी जरूरी है। तो आज के खास दिन आप क्या जरूरी, वैसे तो पूरी बातचीत ही सलाह थी, लेकिन कुछ जरूरी बातों का अगर हम ध्यान रखें। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इस चैनल के लिए और क्रांति प्रिया दी के लिए कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम आज के लिए लिया, क्योंकि आज जो है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हम सभी लोग मना रहे हैं, और ये कारण, ये इस दिन को मनाने का सिर्फ यही है कि लोग जागरूक हों और बेहतर स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम खुद को स्वस्थ रख पाएंगे, हम अपने परिवार को, समाज को और हमारे पूरे देश को और विश्व को रख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है।
हैं और फिजियोथेरेपी को बहुत करीब से समझिए और फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिलिए। अगर कोई भी समस्या है निश्चित तौर पे आपको आराम मिलेगा। बिल्कुल, तो हमने भी रख लिया है, इसको नोट डाउन कर लिया है कि अगर मैं स्वस्थ भी हूँ, अभी सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकती। तो समय रहते इनकी हेल्प ले लेते हैं और इस दिन को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जागरूकता भी है। जैसा कि हमने पूरी कोशिश की कि आपके लगभग सवालों का जवाब हम दे सकें और इसलिए भी ये दिन मनाया जाता है कि हम आपको थैंक यू कह सकें, यानी धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तपस्या तोमर, और आपके साथ ही उन तमाम फिजियोथेरेपिस्ट को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिनके लिए ये आज का दिन मनाया जाता है और जो पूरी कोशिश करते हैं कि हम एक स्वस्थ जीवन को जी सके। तो अपनी बीमारियों को फिजियोथेरेपी से भगाएं। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और काम पर निकलिए।